गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 5 सितंबर 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने कलीग के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कुछ सुझाव देना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। आज का क्वेश्चन है कि नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान किया गया है भारत के संविधान में। भारत के संविधान में विशेष प्रावधान नागालैंड के लिए किया गया है और यह किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, किस आर्टिकल के तहत नागालैंड में विशेष प्रावधान किया गया। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 371 ए, 371 ए, ऑप्शन बी है 371 बी, ऑप्शन सी है आर्टिकल 371 आई, या ऑप्शन डी है आर्टिकल 371 एच। तो आज आप बने रहिए हमारे साथ। नागा मुद्दा को लेकर के काफ़ी दिन चर्चा हो रही थी पेपर में और लगातार मैं इग्नोर कर रहा था, लेकिन आज एडिटोरियल दिया हुआ है तो आज हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे नागा मुद्दा के बारे में। शानदार एडिटोरियल है। नागा मुद्दा के बारे में आज हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। वहां पे घाटी के गुमराह युवकों को राह पे लाए पुलिस अधिकारी। प्राइम मिनिस्टर मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों से संवाद किया। तो जैसे आईएएस की ट्रेनिंग होती है वो होती है आपको मसूरी में, उसी तरह से जो आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, आईपीएस बनते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग होगी हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में। पुलिस एकेडमी है, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी। दूसरा और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखो, ऐसा नहीं ये न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस न्यूज़ के अगर आप बेस में जाओगे, जो चीज़ इसके बेस में है वो है पुलिस रिफॉर्म्स। पुलिस रिफॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई सारी कमेटी बनी है। सोली सोराबजी कमेटी कल हमने डिस्कस किया था। धर्मवीर कमेटी 1977 में बनी थी। 1997 में इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बनी थी। सुप्रीम कोर्ट का 2006 का गाइडलाइन था। तो वो चीज़ आपको याद होना चाहिए, उसकी जानकारी होना चाहिए कि भारत में अभी तक पुलिस रिफॉर्म्स के लिए सरकार ने क्या किया। कल हमने उस पर डिटेल से डिस्कस किया था एडिटोरियल सेक्शन में। तनाव घटने के लिए मॉस्को में मिले भारत चीन के रक्षा मंत्री। तो ये जो रिक्वेस्ट किया गया है, भारत के रक्षा मंत्री चीन के रक्षा मंत्री का मिलने का कोई प्लान फिक्स नहीं था, लेकिन ये जो रिक्वेस्ट किया गया है वो चीन के रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है कि वो भारत के रक्षा मंत्री से मिलना चाहते हैं। दो चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। पहला तो यहाँ एससीओ का समिट है, तो एससीओ के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। एससीओ की बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आपको, कई बार हमने डिस्कस किया। दूसरा कल हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, क्वाड के बारे में। क्वाड जो है, क्वाड 4 देशों का समूह है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। क्वाड को नाटो का दर्जा दिया जाए, इस टॉपिक पे भी कल हमने एडिटोरियल लिया था। तो क्वाड को नाटो का दर्जा दिया जाए, इसका प्रस्ताव अमेरिका के द्वारा दिया गया। यानी किसी एक देश पे हमला, पूरे क्वाड पे हमला। यानी अगर चीन भारत पे हमला करता है, यानी चीन अमेरिका पे भी हमला कर रहा है, चीन जापान पे हमला कर रहा है, चीन ऑस्ट्रेलिया पे हमला कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में चीन जो है इससे सतर्क है काफ़ी। चीन इससे काफ़ी चिंतित है कि कहीं भारत जो है क्वाड का सदस्य न बन जाए, और इसलिए जो है चीन ये इनिशिएटिव लिया है। तो ये जो मीटिंग बुलाया गया है, ये जो मिलने का रिक्वेस्ट किया गया, वो भारत की तरफ से नहीं किया गया, चीन की तरफ से किया गया था। दूसरा कि जिस तरह से ब्लैक टॉप पे भारत के सैनिक वहाँ पे जाकर के चीन की जो है सैनिक का जो सर्विलांस पहुंचा हुआ था ब्लैक टॉप फॉरेस्ट पे, उसको हटा दिया और ब्लैक टॉप फॉरेस्ट पे भारत के सैनिक ने कब्जा कर लिया। तो ऐसी स्थिति में चीन फिर चिंतित हुआ और उसके बाद चीन ने मीटिंग का रिक्वेस्ट किया। तो 2-3 फैक्ट है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और चूंकि डेली आप मेरे साथ न्यूज़ एनालिसिस में शामिल होते हैं तो आपको ये चीज़ें पता होगा। ब्लैक टॉप के बारे में भी हमने डिस्कस किया था।
एससीओ के बारे में भी हमने डिस्कस किया है और क्वाड के बारे में कल हमने एडिटोरियल लिया था। देखो यहाँ पे एक रिपोर्ट, बाल विकास को बनाए जन आंदोलन, वेंकैया नायडू का कहना है। और यहाँ पे एक रिपोर्ट उपराष्ट्रपति ने जारी किया था। ओके, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये रिपोर्ट खोज के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, समय मिलेगा तो ज़रूर पढ़ना। ये सारी रिपोर्ट जो है आपको मेंस लिखने के काम आ सकता है। इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। इसमें कहा गया कि बच्चों की स्थिति भारत में सबसे अच्छी है। कहाँ पे? तो यहाँ पे देखो कुछ डाटा भी दिया हुआ है। छोटे बच्चों के विकास में केरल और गोवा का प्रदर्शन सबसे बढ़िया है, जबकि झारखंड का प्रदर्शन सबसे नीचे है। उत्तर प्रदेश उसके बाद और उसके बाद बिहार। तो नीचे से टॉप 3 में है, पहला पोजीशन है नीचे में झारखंड का, दूसरा है उत्तर प्रदेश और तीसरा बिहार है, और ऊपर से टॉप 2 में है केरल और गोवा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये आपसे पूछा जा सकता है, और लेकिन ये रिपोर्ट आपको पढ़ना जरूरी है। इस तरह का रिपोर्ट आपको पढ़ना चाहिए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। देखो, गरीबी को लेकर के एक व्यापक डिस्कशन की आवश्यकता है। किसी दिन एडिटोरियल आया गरीबी पे तो मैं बिल्कुल व्यापक डिस्कस करूंगा। गरीबी की शुरुआत कब से हुई, कितनी कमेटी अभी तक भारत में बन चुकी है। लेटेस्ट कमेटी जो है वो तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट है। तेंदुलकर समिति है, रंगराजन समिति है, ये सारी की सारी समिति जो है गरीबी को मापने के लिए अलग मापदंड दिए हैं। तो यहाँ पे डिस्कशन है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के बारे में। यूएनडीपी एक इंडेक्स जारी करता है और इस इंडेक्स का नाम है एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई है। तो पॉवर्टी को मापने का ये एक इंडेक्स है जो जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और उसके बाद जो है भारत में भी चर्चा छिड़ी थी कि भारत में गरीबी को किस तरह से मापा जाए, और उसके लिए एक कमेटी बनी थी। और उस कमेटी अभी डिसाइड कर रही है कि क्या इस 10 आधार पे जो गरीबी को मापा जाए। तो एक बार आप देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको गरीबी के बारे में इतिहास में शुरू से लेकर जब से भारत आज़ाद हुआ है और वर्तमान समय तक गरीबी को मापने के लिए कितनी समिति बनी थी, उस समिति ने क्या क्या रिकमेंडेशन किया, ये सारी चीज़ें जानकारी होना चाहिए। किसी दिन इस पर एडिटोरियल अगर आया गरीबी पे तो मैं डिस्कस कर दूंगा, राइट। देखो, एम्फन राहत कोष में भ्रष्टाचार के मामले में ममता सरकार से जवाब तलब। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एम्फन के बारे में जानकारी मैं थोड़ा सा दे देता हूँ। देखो, चक्रवात का नाम जो है, हिंद महासागर में जो चक्रवात आती है, जो साइक्लोन आता है, उसका 8 देश मिलकर तय करते हैं उसका नाम। बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, ये मिल करके हिंद महासागर के चक्रवात का नाम तय करते हैं। इनके द्वारा नाम 2004 में जो शुरू किया गया था उसमें अंतिम नाम है एम्फन। 2004 में इन 8 देश के द्वारा नाम दिया गया, प्रत्येक देश के द्वारा 8-8 नाम दिया गया। तो इस तरह से 64 नाम हुआ, और इसमें जो अंतिम नाम है वो एम्फन है। उसके बाद एक नया लिस्ट 2020 से शुरू हुआ है, और इस नया लिस्ट में 13 देश, 8 देश के अलावा 5 अन्य देश भी शामिल हुए हैं। टोटल 13 देश मिलकर प्रत्येक देश के द्वारा 13-13 नाम दिया गया है, और इस तरह से 169 जो है नेम हमारे पास है। तो आने वाले 10 वर्ष में या 20 वर्ष में जो भी चक्रवात आएगा हिंद महासागर में, उसका नाम इसी 169 के तहत आएगा। तो इसमें जो पहला नाम है वो निसर्ग है। निसर्ग आपको याद होगा कि महाराष्ट्र को प्रभावित किया था। तो दोनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। एम्फन किसको प्रभावित किया था? वेस्ट बंगाल को और उड़ीसा को। निसर्ग किसको प्रभावित किया था? निसर्ग प्रभावित किया था महाराष्ट्र को। एम्फन अंतिम तूफान का नाम है, और लिस्ट के पहले तूफान का नाम है निसर्ग। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको जानकारी होना चाहिए,
कि एम्फन का नाम जो है थाईलैंड के द्वारा दिया गया, एम्फन नेम हैज़ गिवन बाय थाईलैंड, जबकि निसर्ग का नाम जो दिया गया है वो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है, जिसका नाम होता है प्रकृति। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। एम्फन वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया था, और निसर्ग जो है प्रभावित किया था वो महाराष्ट्र को प्रभावित किया था। जानकारी के लिए एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं। देखो, उस पार के कश्मीर की हकीकत पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा पढ़ के, लेकिन इसको पढ़ना चाहिए, आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि यूपीएससी आपको नहीं पूछती हैं, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए उस पार की जो कश्मीर है, यानी गिलगिट बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसे हम पीओके कहते हैं, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है उसको लेकर के एडिटोरियल दिया हुआ। इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा, लेकिन आपकी जानकारी आपको होना चाहिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए कि आखिर उस पार में क्या हो रहा है। टीचर्स डे है, उसी को लेकर एक एडिटोरियल दिया हुआ आज, तो एक बार देख सकते हैं इसको भी। मुझे जो डिस्कस करना है, जो मैं मेन समय लूँगा इस एडिटोरियल पे, ये एडिटोरियल है नागा समस्या के समाधान की राह, राइट। इसको जरूर पढ़ना आप लोग, अच्छा दिया हुआ है इसमें। आखिर नागा होते क्या हैं? सबसे पहली बात, क्या नागा जनजाति होती है? तो बिल्कुल। क्या नागा कोई पर्टिकुलर जनजाति होती है? जिस तरह से सेंटिनली जनजाति है, जिस तरह से टोटो जनजाति है, जिस तरह से टोडा जनजाति है, क्या इस तरह से कोई पर्टिकुलर जनजाति होती है नागा? तो नहीं। नागा जो है जनजातियों का एक समूह होता है। नागा जो है जनजातियों का एक समूह होता है, जिसमें 36 से भी अधिक जनजाति हैं, 36 से भी अधिक जनजाति हैं, उसका एक समूह है जिसका नाम है नागा, राइट। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? दूसरा है कि इन जो 36 जनजाति हैं, 36 जनजाति हैं, इनके जो है कल्चर सिमिलर होते हैं, इसके कल्चर सिमिलर होते हैं, इसके खान पान सिमिलर होते हैं, इसके रहने जीने का तरीका सिमिलर होता है, इसलिए इनको कंबाइंड रूप से नागा कहा जाता है, पहली बात। दूसरा है कि आखिर समस्या क्या है, नागा समस्या क्या है? तो नागा समस्या है कि पूर्वोत्तर में स्थित नागा समुदाय और नागा संगठन नागा बहुल इलाके को ग्रेटर नागालिज्म राज्य बनाने की मांग करते हैं, ग्रेटर नागालैंड बनाने की मांग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मैप दिखाता हूँ, किस क्षेत्रों में नागा निवासी रहते हैं और किन क्षेत्रों को वो ग्रेटर नागालैंड बनाने की मांग करते हैं। ये मैप दिख रहा है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। देखो, ये नागालैंड का पार्ट है, यहाँ पे दिख रहा है, ये नागालैंड जो वर्तमान का नागालैंड है, नीचे ये मणिपुर है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये जो है असम का पार्ट है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है ये अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, ये सारे पार्ट, और यहाँ पे जो है ऐसे जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये है आपको म्यांमार का पार्ट। तो ग्रेटर नागालैंड की जो मांग करते हैं वो म्यांमार के इस क्षेत्र में जहाँ नागा निवासी रहते हैं, यहाँ पे नागा निवासी रहते हैं, इसको इंक्लूड करें, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के इस पार्ट को इंक्लूड करें, साथ ही साथ मणिपुर के इस पार्ट को इंक्लूड करें, और असम के इस पार्ट को इंक्लूड करके ये टोटल जो क्षेत्र है, ये जो टोटल डॉटेड सेक्टर जो आपको दिख रहा है, इस टोटल को मिला करके ग्रेटर नागालैंड बनाने की मांग कर रहे हैं और एक स्पेशल देश बनाने की मांग कर रहे हैं। इन्हें कहा है, इनकी मांग है कि इन्हें स्वायत्तता दी जाए, ये एक स्पेशल देश हम बनाना चाहते हैं, जिसमें असम का ये पार्ट आपको दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश का पार्ट दिख रहा है, मणिपुर, लगभग मणिपुर इसके अंतर्गत आ रहा है, नागालैंड तो इसके अंतर्गत है ही, और साथ ही साथ म्यांमार का भी कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत है। तो ये जो समुदाय है, यहाँ पे ये जो हर एक जगह है, यहाँ पे नागा निवासी रहते हैं, इस सभी क्षेत्र को मिला करके ग्रेटर नागालैंड बनाने की वो मांग कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और म्यांमार के कुछ क्षेत्रों को मिला करके वो ग्रेटर नागालैंड बनाने की मांग कर रहे हैं।
अब देखो ऐतिहासिक हम दृष्टिकोण देखते हैं, इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है। इतिहास की शुरुआत होती है ब्रिटिश काल एवं उससे पूर्व भी नागा पृथक पहचान एवं उसके संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। ब्रिटिश काल और उससे पहले भी नागालैंड या नागा निवासी अपनी जो है पहचान और अपनी उसके संरक्षण के लिए वो लोग प्रतिबद्ध हैं कि उसका पहचान यूनिक रहे, उसका पहचान बना रहे, उसके पहचान पे कोई हमला ना करें और उसका संरक्षण वो करें, उसके लिए प्रतिबद्ध है। इसकी शुरुआत होती है लगभग आप कह सकते हो 1757 से लेकर 64। 1757 क्या था, प्लासी की लड़ाई थी, और 1764 क्या था, बक्सर की लड़ाई। ये दोनों ही लड़ाई से बंगाल पे जो है अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया, बंगाल पे अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया। और ये जो पूरा पूर्वोत्तर का भाग है, असम का भाग, पूर्वोत्तर का भाग, वेस्ट बंगाल का भाग, बांग्लादेश का भाग, ये सारे के सारे बंगाल प्रोविंस थे, बंगाल के अंतर्गत आते थे और बंगाल पे अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था। अंग्रेज़ कर वसूली के लिए जो है असम में घुसे, असम में उन्होंने कर वसूली की, बंगाल के जो मैदानी एरिया वहाँ पे कर वसूली की, और उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज़ का लोभ बढ़ता गया। अंग्रेज़ कहाँ गए, तो नागालैंड गए। नागालैंड में भी अंग्रेज़ ने कोशिश की वहाँ उसके कल्चर को डिस्ट्रॉय करने का, और साथ ही साथ वहाँ भी कर वसूली करने का कोशिश अंग्रेज़ों ने किया, लेकिन बहुत हद तक अंग्रेज़ सफल नहीं हुए। और उसके बाद जो है देखो, अंग्रेज़ की एक नीति थी साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह हो अपने में मिलाओ। और इसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने क्या किया कि वहाँ पे जो है ईसाई मिशनरी को भेजना शुरू किया। ईसाई मिशनरी गई वहाँ पे, और बहुत सारे लोग धन के बल पे, अन्य चीज़ों के बल पे या किसी भी बल पे वहाँ के लोगों को, नागा लोगों को ईसाई बनाने का काम शुरू किया उन लोगों ने। अंग्रेज़ों ने ईसाई मिशनरी के माध्यम से नागालैंड के लोगों को ईसाई बनाने का काम शुरू किया। और यही कारण है कि आज भी नागालैंड में सबसे बड़ी जो कास्ट है वो है ईसाई, राइट। नागा लोग जो है ईसाई होते हैं, नॉर्मली वो ईसाई होते हैं। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने जो है नागालैंड की संस्कृति में इंटर करने का कोशिश किया। लेकिन नागालैंड के लोग, नागालैंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नागा लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नागा लोग नागालैंड में ही नहीं अन्य जगह पे भी हैं। तो नागा लोग ने 1918 में नागा क्लब बनाया, अपनी बात को आगे रखने के लिए एक क्लब बनाया जिसका नाम है नागा क्लब। और 1929 में जब साइमन मिशन भारत आया, देखो ये सारे के सारे पॉइंट इतिहास से जुड़े हुए हैं, आपको जानकारी साइमन मिशन के बारे में भी होना चाहिए। साइमन गो बैक का नारा दिया गया था, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो 1929 में साइमन कमीशन के समक्ष नागाओं ने अपने भविष्य का निर्धारण स्वयं करने की मांग की। नागा लोगों ने कहा कि हम अपने भविष्य का निर्धारण स्वयं करेंगे, ठीक है, हम जो है अपने आप को स्वतंत्र रखेंगे, हमारे मैटर में आप इंटरफेयर ना करने की कोशिश करें। और दूसरी बात ये भी जानकारी होना चाहिए आपको कि 1929 तक म्यांमार का जो पार्ट है, वर्तमान में म्यांमार उस समय का वर्मा जो है भारत के अंतर्गत ही आता था, उस समय में अंग्रेज़ों का राज ही था। तो वर्मा के अंतर्गत जो नागा लोग रहते थे, तो वो भी एक तरह से अंग्रेज़ सरकार के द्वारा अभिशासित होते थे। अंग्रेज़ मतलब भारत का ही एक तरह से वर्मा भी पार्ट था उस समय, तो वहाँ भी नागा लोग रहते थे। 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से बर्मा, जिसे म्यांमार के नाम से जाना जाता है, को भारत से अलग कर दिया, भारत से पृथक कर दिया। कब? 1935 में, 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया। और साथ ही साथ बर्मा में रहने वाले नागा लोग एक तरह से भारत से अलग हो गए। एक तरह से जो नागालैंड के लोग भारत में रहते हैं उससे पृथक हो गए नागा लोग जो वर्मा में रहते थे, राइट। देखो मैं तो 1935 में क्या हुआ कि ये जो क्षेत्र है म्यांमार का, ये भारत से अलग हो गया। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जो नागा रहते थे वो अलग हो गए और यहाँ के नागा अलग हो गए, तो दोनों पृथक हो गए, राइट। उसके बाद 1946 एक इम्पॉर्टेंट शख्स, एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति जिसका नाम आपको जानकारी होना चाहिए, जिसका नाम है जापू फिजो।
1946 में जापू फिजो ने नागा नेशनल काउंसिल की स्थापना की। नागा नेशनल काउंसिल की स्थापना फिजो ने 1946 में की और उसका मांग था कि नागा हिल्स भारत में ही रहे लेकिन उसे स्वायत्तता प्रदान की जाए। वहाँ उसे स्वायत्तता दीजिए, वहाँ सरकार हम चुनेंगे, वहाँ का अलग संविधान होगा, वहाँ का अलग झंडा होगा, वहाँ की अलग करेंसी होगी, भारत में रहिए लेकिन उसे आप स्वायत्तता दीजिए, पूर्ण स्वायत्तता दीजिए। उसके साथ ही साथ 1946 में इन्होंने मांग की स्वायत्तता की, लेकिन 1947 में 14 अगस्त 1947 जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उसी दिन इन नागाओं के समूह में, उसी दिन फिजो ने अपने आप को नागा समूह को स्वतंत्र घोषित कर दिया और उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र हैं, हम एक अलग देश हैं। जिस दिन पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उस दिन नागाओं ने भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। साथ ही साथ इन्होंने भूमिगत सरकार तथा सेना का गठन किया, इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। नागा लोगों ने अपनी सरकार बनाई और अपनी एक अलग सेना की गठन किया। 22 मार्च 1956 को फिजो ने नागा फेडरल गवर्नमेंट बनाया, तो एक अलग अपना सरकार बना लिया। कब? 22 मार्च 1956 को। किसने? तो फिजो ने। और एक अलग आर्मी बनाया जिसका नाम है नागा फेडरेशन आर्मी। फिजो कौन थे? फिजो एक ईसाई थे। फिजो के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए आपको। द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उस समय में भारत के कई सैनिक जो है शामिल थे द्वितीय विश्व युद्ध में, ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे। तो इसी एक सैनिक में एक सैनिक थे फिजो, जो आपको नागालैंड से थे। फिजो चूँकि युद्ध लड़ चुके थे अंग्रेज की तरफ से, इसलिए इसे युद्ध लड़ने का अनुभव था, इसे गोरिल्ला युद्ध लड़ने का अनुभव था। तो इसने क्या हुआ कि वहाँ पे जो लोग द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध लड़ चुके थे और वो नागालैंड के थे, तो उनको साथ एक ग्रुप बना करके जितने भी लोग ने युद्ध लड़ा था, जितने भी लोग आर्मी में थे, ब्रिटिश आर्मी में थे, उनके साथ एक ग्रुप बना करके इन्होंने नागा फेडरल आर्मी बनाया। और साथ ही साथ इन्होंने नागा फेडरल गवर्नमेंट भी बनाया, अपना सरकार बनाया, अपनी आर्मी बनाई। और उस आर्मी से भारत की आर्मी के खिलाफ उन्होंने किया और भारत की आर्मी से ये आर्मी लड़ने का काम की। नागा फेडरल आर्मी हमेशा भारत की आर्मी से लड़ने का काम की। तो ऐसे कंडीशन में भारत सरकार भी सख्त हुई और भारत सरकार ने 1958 में अशांत क्षेत्रों के लिए सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम आस्फा एक्ट जिसे हम बोलते हैं, इन्होंने 1958 में आस्फा एक्ट लागू किया। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड के वो पार्ट जहाँ पे नागा आर्मी थी, नागा फेडरल आर्मी थी, इसको इनकाउंटर करने के लिए इन्होंने आस्फा कानून लगाया। बहुत दिन तक संघर्ष चला, काफ़ी समय तक संघर्ष चला और ऐसे कंडीशन में कई दशकों तक हिंसा और शांति समझौते का प्रयास चलता रहा, लेकिन अभी तक वर्तमान तक ये चीज़ें चल रही हैं। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं शांति समझौते के प्रयास के तहत। शांति समझौते का प्रयास सर्वप्रथम जून 1947 में हुआ। भारत सरकार वो नागा विद्रोही नागा हिल्स में एक अंतरिम प्रशासन व्यवस्था की स्थापना को लेकर के सहमत थे कि नागा हिल्स में एक अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था बना देंगे, वहाँ पे आप काम कीजिए, इसको लेकर के सहमत थे। लेकिन यह व्यवस्था एक विवादास्पद सूत्र के चलते नहीं चल पाई, क्योंकि इसमें प्रावधान किया गया था कि भारत के प्रतिनिधि के तौर पे असम के राज्यपाल के पास 10 साल की विशेष जिम्मेदारी होगी इस समझौते के लागू करने की। यानी नागा हिल्स जो है वहाँ पे एक अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था बनाएगी, लेकिन उसको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी थी? असम के राज्यपाल को ये 10 वर्ष के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। जैसे ही 10 वर्ष पूरे हुए, नागा विद्रोही ने इसे अपनी आज़ादी के अधिकार के रूप में लिया, जबकि सरकार ने इसे कानून के अंतर्गत प्रशासनिक बदलाव के लिए सिर्फ सलाह के अधिकार बताया था। उसके बाद 1963 आता है। 1963 में असम के नागा हिल्स को अलग जिले बना करके, देखो 1958 में आस्फा लगाया, लेकिन आस्फा कितना दिन चलेगा? आस्फा जो है एक तरह से सेना को अधिकार दिया गया कि आप जो नागा आर्मी थी उसको आप दबाने का कोशिश कीजिए, लेकिन सेना कितना दिन काम करेगा? उसके बाद 1968 में एक अलग राज्य बना दिया गया नागालैंड।
और इसके लिए संविधान का आर्टिकल 371 में विशेष प्रावधान किया गया, राइट। तो नागालैंड का विशेष प्रावधान आर्टिकल 371A में है। एक अलग राज्य बना दिया गया 1964 में, वहाँ पे चुनाव भी करवाया गया, लेकिन 1964 में ही भारत के जयप्रकाश नारायण, हमारे देश के जयप्रकाश नारायण जेपी सितंबर में अप्रैल में गए थे वो नागालैंड। अप्रैल 1964 में वो नागालैंड गए, शांति मिशन के प्रस्ताव को लेकर के गए और सितंबर 1964 में वहाँ पे उन्होंने शांति समझौता भी करवा दिया। उसके बाद 1975 में शिलोंग समझौता हुआ। देखो फिजो की मृत्यु हो जाती है जब आस्फा वहाँ पे लागू होता है, तो उसके बाद फिजो जो है एक तरह से, एक सेकंड मैं रिपीट करता हूँ एक बार, ये जो फिजो है जिसकी चर्चा हम पहले कर रहे थे, जब आस्फा लागू हुआ तो भारतीय सेना ने भी वहाँ के नागा फेडरल आर्मी को दमन करने का कोशिश किया और उसके बाद फिजो भाग के कहाँ चले जाते हैं, बांग्लादेश चले जाते हैं और उसके बाद फिजो की कहानी लगभग यहाँ से समाप्त हो जाती है। अन्य कहानी शुरू होती है उसके बाद। देखो 1975 में 11 नवंबर 1975 को शिलोंग समझौता हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट समझौता हुआ, जिसमें एनएनसी के नेताओं ने एक गुट सरकार के साथ मिला और सरकार जो है हथियार छोड़ने पे सहमति जताई। इन लोगों ने कहा कि ठीक है हम हथियार छोड़ देंगे। ओके, अब आते हैं, मैटर आता है 1980 में, 1975 से 1980 में आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नेता थे जिसका नाम है टी मुइबा। उस समय में वो चीन में थे और इनकी अगुवाई में 140 सदस्यों के गुट ने शिलोंग समझौता को मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा शिलोंग समझौता जो माना गया है उसको हम नहीं मानते हैं। किसने? टी मुइबा ने कहा। और 1980 में इसने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का गठन किया है, जो अभी तक चल रहा है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड बनाया कब? 1980 में बनाया। टी मुइबा शिलोंग समझौते को मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद 1988 में इसमें आपस में मतभेद होते हैं। उसके बाद दो गुट का गठन किया जाता है, एक NSCN-IM मुइबा, ठीक है, और दूसरा जो है NSCM खपलांग। तो दो गुट बना, एक मुइबा का अलग गुट बना जिसे NSCM-IM कहा गया और दूसरा जो है खापलांग बना NSCM। दो अलग अलग गुट बना। इन दोनों गुटों के बीच में संघर्ष चलता रहा, जबकि दोनों ने ही केंद्र सरकार से शांति समझौता कर रखा है। IM गुट ने 1997 में शांति समझौता किया और खापलांग गुट ने 2010 में शांति समझौता किया। तो उसके बाद जो है खापलांग की जो है मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद खापलांग का गुट जो है वो कमज़ोर पड़ता गया, राइट। तो वर्तमान में जो गुट है वो है NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, IM मुइबा का ये गुट है। 2015 में जो है नागालैंड एकॉर्ड साइन किया गया। 2015 में भारत सरकार के द्वारा नागा एकॉर्ड साइन किया गया था और इस नागा एकॉर्ड को साइन करवाने में, जिसमें NSCM और IM मुइबा का जो गुट है, इसने भारत सरकार के साथ नागा एकॉर्ड साइन किया 2015 में, लेकिन इसमें क्या साइन किया गया इसको पब्लिश नहीं किया गया। और इसको जो प्रधान वार्ताकार थे, इसमें यहाँ पे दिया हुआ देखना, इसको पढ़ना आप, RN रवि थे। RN रवि इसमें भारत सरकार की तरफ से प्रधान वार्ताकार थे जो समझौता करवाने का कोशिश कर रहे थे और अभी वो वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल हैं। तो चलो, क्यों है नागा मुद्दा? पहली बात कि संप्रभुता का मुद्दा है। इन लोगों का, नागा लोगों का कहना है कि उन्हें संप्रभुता चाहिए। दूसरा है कि उपनिवेशवाद का मुद्दा है। तीसरा है उपनिवेशवाद का मुद्दा, यानी अंग्रेजों ने जो कर्म किया, अंग्रेज चले गए लेकिन अपने बहुत सारे गलतियों को छोड़ गए जिसको भारत आज तक भुगत रहा है।
जिसमें कश्मीर मुद्दा है, जिसमें नागा मुद्दा भी है। विशेष संस्कृति, इनकी स्पेशल संस्कृति है नागाओं की, और ये चाहते हैं कि इनकी संस्कृति सुरक्षित हो। पहचान के संकट, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, क्या होता है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी मतलब होता है कि पहचान के संकट। इसका अर्थ होता है कि जैसे मान लो अगर किसी छोटे जगह रहने वाले कुछ समूह या कुछ लोग या कुछ जनजाति किसी बड़े देश में अगर मिल जाएंगे, पूरे भारत में अगर मिल जाएंगे, तो इसकी पहचान, अपनी पहचान खो जाएगी। इसे कहा जाता है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। छोटे जगह के लोग बड़ी जगह में मिल जाएंगे तो उसकी अपनी पहचान खो जाएगी। चीन समर्थन करता है, हमने आपको बताया भी था कि मोएवा का भी चीन समर्थन करता है, और फिजो का भी चीन ने समर्थन किया था। चीन चाहता है भारत में आंतरिक अशांति रहे, और इसके लिए चीन जो है इन लोगों का समर्थन करता है। साथ ही साथ ड्रग्स का मुद्दा है, म्यांमार के रास्ते, थाईलैंड के रास्ते जो है नागालैंड में ड्रग्स इन करता है, तो ड्रग्स का मुद्दा है, मानव तस्करी का मुद्दा है, और हथियार तस्करी का भी मुद्दा है। ये सारे के सारे मुद्दे हैं, राइट। अब देखो, एक पॉइंट मैं और आपके साथ डिस्कस करूंगा, और वो है कि नागालैंड क्यों नहीं होना चाहिए। इसके विपक्ष में क्या क्या तर्क दिया जा सकता है। ग्रेटर नागालैंड भारत सरकार क्यों नहीं चाहती है? तो सबसे पहली बात कि असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों का भौगोलिक एकीकरण की मंजूरी दी जाए तो सांप्रदायिक संघर्ष प्रारंभ हो जाएंगे। असम में भी सांप्रदायिक संघर्ष प्रारंभ होगा, मणिपुर में भी, अरुणाचल प्रदेश में। क्यों उनके पार्ट को दूसरे राज्यों को दिया जाए? जैसे मान लो आप यूपी में रहते हो और आपको कहा जाए कि यूपी के कुछ पार्ट को, बुंदेलखंड के पार्ट को पूरा किसी दूसरे राज्य में दिया जाए, राइट। मध्य प्रदेश में चलो दे देते हैं, तो निश्चित तौर पे वहाँ के लोगों में एक विद्रोह की कंडीशन होगी। नागालैंड के गठन राष्ट्रीय एकता और अखंडता की चोट होगी। निश्चित तौर पे एक अलग अगर देश बनेगा तो अन्य देश में भी ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता को निश्चित तौर पे चोट पहुंचेगी। और अगर ऐसा हम मांग लेते हैं, भारत सरकार अगर ये मांग मान लेती है, तो अन्य राज्यों में भी भौगोलिक एकीकरण की मांग होगी। सिक्किम तो पहले से बोल रहा है कि उसको अलग किया जाए। अन्य राज्य भी जो है लगभग अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट के लगभग जितने भी राज्य हैं वो सेपरेटिज्म का समर्थन करता है। वो बोलता है कि हमको एक अलग राज्य बना दिया जाए। तो भारत के अन्य राज्य भी सेपरेट होना चाहेंगे भारत से। देन नागा विद्रोह को खत्म करने के लिए कोई भी समाधान नागालैंड राज्य तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि अन्य राज्यों की भी चिंताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। और केंद्र को किसी विशेष समुदाय को व्यवस्थित करने के प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नागालैंड की सीमा में लगे हुए मणिपुर में 30 से अधिक जनजातीय समूह निवास करते हैं। किसी एक समूह को महत्व देना हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। यानी सिर्फ नागा समूह को अगर हम महत्व देते हैं तो अन्य समूह में ही हिंसा की भावना भड़क सकती है, बढ़ सकती है। तो ये सारे के सारे मैटर हैं जो नागालैंड से रिलेटेड हैं। तो मैंने कोशिश किया बेसिक इशू को आपके साथ डिस्कस करने का। उम्मीद करता हूँ लगभग मुझे लगता है कि 15 मिनट मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको भी पढ़ लेना आप लोग। देखो ये अच्छा कदम है। चीन छोड़ के भारत आने वाली कंपनियों को वित्तीय मदद देगा जापान। चीन में आपका मान लो जापान की कंपनी, जापान सरकार का कहना है कि जापान की कंपनी जो चीन में जिसका प्रोजेक्ट है, चीन में लगा हुआ, चीन में जिसकी फैक्ट्री लगी हुई है, अगर वो भारत आएगी तो यहाँ पे जो फैक्ट्री लगी हुई है तो निश्चित तौर पे उसे नुकसान होगा। तो इस नुकसान की भरपाई जापान सरकार के द्वारा किया जाएगा। निश्चित तौर पे विश्व के देश आज चीन से नाखुश हैं और उसका अधिक से अधिक फायदा भारत को उठाना चाहिए। देखो दलहन के बारे में एक बार इसको पढ़ना, लेकिन मैं बेसिक 3 बातें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। दलहन का, दाल का भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। साथ ही साथ दलहन का भारत विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। और साथ ही साथ दाल का विश्व में सबसे बड़ा इंपोर्टर है। हम विश्व में सबसे अधिक दाल का आयात भी करते हैं। तो सबसे बड़ा आयातक है, सबसे बड़ा उपभोक्ता है और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। एक लड़की है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। विश्व में अभी
ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के काफ़ी सशक्त रोल निभा रही है ये, जिसका नाम है ग्रेटा थर्नबर्ग है, स्वीडन की ये कार्यकर्ता है। विश्व में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यूनाइटेड नेशन भी इनको बुलाया गया था और काफ़ी अच्छा स्पीच उन्होंने दिया था, मैंने सुना था। अगर आपको इनका स्पीच सुना है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। साथ ही साथ भ्रष्टाचार में इमरान के शीर्ष सहायक बाजवा का इस्तीफा। तो ये बाजवा हैं असीम सलीम बाजवा। कौन है असीम सलीम बाजवा? तो सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को चेयरमैन है। पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की ये चेयरमैन है और इन पे भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हुआ। इन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसके इस्तीफा को मंजूर नहीं किया। अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सीपेक के बारे में आपको जानकारी जरूर होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये भी समझ होना चाहिए इससे कि पाकिस्तान में किस तरह से मिलिट्री रूल, एक तरह से पाकिस्तान में जिस तरह से मान लो भारत अगर कोई प्रोजेक्ट करता है जापान के साथ, या भारत मान लो कोई प्रोजेक्ट बांग्लादेश के साथ करता है, तो उसका जो हेड होता है वो एक डिप्लोमेटिक व्यक्ति होते हैं, वो एक IAS होते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, सिविलियन होते हैं। लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में किसी भी डिपार्टमेंट का अगर हेड होगा तो एक मिलिट्री व्यक्ति होगा। पाकिस्तान में मिलिट्री काफ़ी सीमेंट फैक्ट्री चला रही है, तो इससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में मिलिट्री रूल है, राइट। और पाकिस्तान में किस तरह से मिलिट्री डोमिनेंट है। भारत और पाकिस्तान का रिश्ता अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, सुधार नहीं हो रहा, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मिलिट्री रूल पाकिस्तान में है। इसको पाकिस्तान के लोगों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। विशेष मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, चूँकि ये मेरा काफ़ी इंटरेस्ट का टॉपिक है। पाकिस्तान मेरे काफ़ी इंटरेस्ट का टॉपिक है और मैं अक्सर जो है इसके बारे में सोचता हूँ, और अक्सर मेरा एक अपना दृष्टिकोण है इसको लेकर के। तो कभी बाद में डिस्कस करेंगे पाकिस्तान को लेकर के, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए, एक एजुकेशन को लेकर के दिया हुआ है, एक बार देख लेना आप। तो हमारे पास इतना ही टॉपिक था। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसका आंसर होगा आर्टिकल 371A। आंसर इसका ए है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक, अपने कलीग तक इसे शेयर कर दें और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।